हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ेंगे। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका एक टाइप होता है। विटामिन B1 के बारे में अगर बात करें, विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, थियामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थियामीन बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, अगर किसी ने ये वीडियो जाके नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने एक बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगी, ठीक है, वो सारे टॉपिक इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेक्चर रिव्यू देखते हैं भाई। इस पूरे लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B2 के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि भाई विटामिन B2 यानी हमारा राइबोफ्लेविन क्या होता है। ठीक है, देन राइबोफ्लेविन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में देखेंगे। देन राइबोफ्लेविन के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देन राइबोफ्लेविन के डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। राइबोफ्लेविन की रिकमेंडेड डाइट कितनी होती है, लाइक हमें अपनी डाइट में कितना राइबोफ्लेविन पर डे चाहिए होता है, इसके बारे में देखेंगे। देन राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा राइबोफ्लेविन के यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में जो है इस पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी अगर मैं कोई भी टॉपिक करवाऊँ तो उससे रिलेटेड आपको सारा कंटेंट मिल जाए नोट्स की फॉर्म में, और जो कंसेप्ट है उसके पीछे वो भी आपको समझ में आ जाए और टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए गाइस, ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोफ्लेविन के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में। हम देख ले कि भाई राइबोफ्लेविन क्या होता है। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी जो है उसी का एक टाइप होता है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं उसी का एक टाइप है राइबोफ्लेविन। अगर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बात करें तो आप यहाँ देखोगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के विटामिन हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया जिसको हम थियामिन बोलते हैं, विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3, विटामिन B5, B12, B9 एंड B7, ठीक है, B6, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही टाइप होते हैं। और इस वीडियो में जो है हम विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, हमारा जो राइबोफ्लेविन है गाइज, ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। हमने देखा था विटामिन B और विटामिन C कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने की वजह से ये हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमें इन्हें हमारी डाइट में डेली बेसिस पे लेना होता है। ठीक है, डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो हमारा राइबोफ्लेविन कैसा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो वाटर है उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और बाद में यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होता है, विटामिन राइबोफ्लेविन का रिजर्व चाहिए। ठीक है, ताकि वो सारे फंक्शन प्रॉपरली करता रहे। अब ये जो रिजर्व चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर बेसिस पे हमारी डाइट में विटामिन राइबोफ्लेविन जो है, विटामिन B2 है, उसको रेगुलर बेसिस पे लेना होता है ताकि जो रिजर्व है वो मेंटेन हो सके। ओके, राइबोफ्लेविन से रिलेटेड
ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, राइबोफ्लेविन का कुछ इंट्रोडक्शन था। आई होप अभी तक का जो भी कंटेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम देखेंगे राइबोफ्लेविन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। राइबोफ्लेविन की स्ट्रक्चर में आइसो एलेक्सो जीन रिंग होती है और इसके अलावा राइबिटोल होता है, जो कि ये आइसो एलेक्से जीन रिंग है उसके एक नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है राइबिटोल, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, राइबोफ्लेविन बना लेते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि राइबोफ्लेविन में ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, आइसो एलेक्से जीन रिंग है ये वाली स्ट्रक्चर, और इसके नीचे ये जो नाइट्रोजन है इससे ये क्या कनेक्टेड है, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर है राइबिटोल की, और राइबिटोल जो है वो यहाँ इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ओके, ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, राइबोफ्लेविन बनाते हैं, यानी विटामिन B2 बनाते हैं। ओके, तो इस तरह की कुछ हमें राइबोफ्लेविन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई राइबोफ्लेविन जो है उसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या काम करता है ये राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है सबसे पहले क्या करता है भाई, दो को एंजाइम को क्या करता है, फॉर्मेशन करने का काम करता है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में जिसमें हमने थियामिन पढ़ा था कि वो उसका जो को एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में है। ओके, तो उसी तरह से राइबोफ्लेविन का जो को एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में होगा। ओके, यानी ये अपना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, इसके जो को एंजाइम है वो हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वो ये कौन कौन से एंजाइम को एंजाइम बनाता है, एक तो बनाता है FMN, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, FMN। ओके, दूसरा को एंजाइम कौन सा बनाता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी FAD बनाता है। दो को एंजाइम बनाता है राइबोफ्लेविन, एक तो FMN, दूसरा FAD। राइबोफ्लेविन से FMN बनेगा कैसे भाई, जो हमारा राइबोफ्लेविन है उसमें क्या एडिशन हो जाएगा, उसमें फोस्फेट का एडिशन हो जाएगा। ओके, और राइबोफ्लेविन में फोस्फेट के एडिशन से क्या बन जाएगा, FMN बन जाएगा। देन FAD कैसे बनेगा, जो AMP है, और AMP कहाँ से मिलेगा, हमें ATP से मिलेगा। ओके, जो AMP है वो FMN पे ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली दोनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना लेगी, FAD बना लेगी। ओके, क्या होगा कि ATP से हमें AMP मिलेगा और ये AMP ट्रांसफर हो जाएगा FMN पे, और फाइनली स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगी, FAD मिल जाएगी। FMN और FAD ये दोनों को एंजाइम जो है वो कैपेबल होते हैं किसके लिए, एक्सेप्टिंग 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटॉम को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। और क्या बना लेते हैं ये, अगर 2 हाइड्रोजन एटॉम को क्या कर लेंगे भाई, एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या बना लेंगे, फाइनली ये बना लेंगे FMnH2, यानी FMN तो क्या बना लेगा, FMnH2 बना लेगा, और FAD जो है वो क्या बना लेगा, FADH2 बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, FADH2 बना लेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द आइसोएलोजेनिन स्ट्रक्चर अब्जॉर्ब लाइट अराउंड 450 nm। जो राइबोफ्लेविन के अंदर जो एलोक्सेजीन स्ट्रक्चर जो होती है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये ऑक्सीडाइज्ड होती है उस टाइम क्या कर सकती है, 450 nm की लाइट को अब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, राइबोफ्लेविन हम बोलते हैं भाई ये लाइट सेंसिटिव होता है। आप यहाँ देखोगे ये हमारा क्या है, राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्या है, राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है। जब इसमें क्या मिल गया, फोस्फेट का एडिशन हो गया, ये तो हमारा राइबिटोल है। ठीक है, राइबिटोल से क्या हो गया, फोस्फेट का एडिशन हो गया, तो क्या बन गया, FMN बन गया।
देन यहाँ पे हमारे पास में FMN का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा राइबोफ्लाविन है, प्लस में फोस्फेट भी ऐड है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये AMP की स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ से मिला? हमें ATP से मिला है। और जब ये FMN की स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? FAD बना लेता है। और जो ये FMN और FAD, ये वो हम दो बात कर रहे हैं, ये हैं क्या भाई? ये को एंजाइम है। को एंजाइम है किसके? विटामिन B2 यानी राइबोफ्लाविन की ये को एंजाइम है। और हमारा जो राइबोफ्लाविन है, इन्हीं को एंजाइम के थ्रू हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है? ओके, बहुत सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पे इन कोएंजाइम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। अगर राइबोफ्लाविन नहीं होगा तो वो सारी रिएक्शंस, ठीक है, वो नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन में ही। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि राइबोफ्लाविन का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये दो कोएंजाइम को बनाता है, एक FMN को, एक FAD को, जो कि आगे जाके दो हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करके FMNH2 बना लेगा और FADH2 बना लेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर रहे होंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 वर्क विद अदर विटामिन, मतलब जो बी विटामिन और भी होते हैं, जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स में हमने देखे, उन्हीं के साथ में ये वर्क करता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी RBC जो है, उनके प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा और प्रोटीन से जो है एनर्जी को रिलीज करने में ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं क्या क्या इसके और फंक्शन होते हैं। ये जो राइबोफ्लेविन के को एंजाइम है गाइज, ओके, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, इन रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यानी एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो को एंजाइम है FMN और FAD, ये हमारे बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं, सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जो राइबोफ्लाविन है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो या फिर प्रोटीन का हो या फैट का हो, तीनों के ही मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। अगर तीनों का मेटाबॉलिज्म होना है तो ये राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम है, ये रिक्वायर होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाएगा और प्रॉपर इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। FAD contributes to conversion of tryptophan to niacin। ओके, जो ट्रिप्टोफेन है उसको नियासिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। कौन? FAD कंट्रीब्यूट करता है। एंड द कन्वर्जन ऑफ विटामिन B6 टू द कोएंजाइम पायरिडॉक्सल 5 फोस्फेट रिक्वायर्स FMN। और देखो FAD तो क्या करेगा, विटामिन B3 को एक्टिवेट करने का काम करेगा। जो FMN है वो विटामिन B6 को एक्टिवेट करने का काम करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जन करता है विटामिन B6 का एक कोएंजाइम बनाने में, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सल 5 फोस्फेट बोलते हैं, जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई? FMN की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है भाई राइबोफ्लेविन के, और क्या फंक्शन हो सकते हैं? राइबोफ्लेविन जो है वो नॉर्मल सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ होमोसिस्टीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर इन्वॉल्व होता है। होमोसिस्टीन जो है एक एमिनो एसिड होता है गाइज, ठीक है, जिसका लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो अगर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये जो होम्योसिस्टीन है इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इसका लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी,
एलिवेटिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनके होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। होम्योसिस्टिन क्या है? एक एमिनो एसिड है। राइबोफ्लेविन की अगर कमी हुई तो इसका लेवल क्या है? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन थे किसके? राइबोफ्लेविन की। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? मेनली हमने क्या देखा कि ये हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ है, उसकी हेल्थ है, उसके लिए राइबोफ्लेविन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट करता है? एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो किसकी फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। ओके, यानी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें पता है हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन जो है एटीपी में करने में हेल्प करता है। ठीक है। प्रॉपर सारा काम भाई एनर्जी का यही नहीं करेगा, बहुत सारी और विटामिन भी इन्वॉल्व होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारा राइबोफ्लेविन विटामिन B2 जो है वो भी इसमें हेल्प करता है। सो एटीपी प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस प्रोवाइड एनर्जी एज द बॉडी रिक्वायर्स। सो हमें पता है भाई एटीपी जो है प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है। एटीपी ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन स्टोरिंग मसल एनर्जी। एटीपी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। मैनी रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन में इन ह्यूमन बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय फ्लेविन कोएंजाइम। हमारी बॉडी में बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल होती है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व रहती हैं। ओके। तो इनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? फ्लेविन कोएंजाइम्स करते हैं, यानी राइबोफ्लेविन के जो कोएंजाइम है वो इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हमने जान लिया है कि राइबोफ्लेविन के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डाइटरी सोर्स के बारे में। राइबोफ्लेविन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से विटामिन B2 हमें मिलेगा? वेजिटेबल्स हो सकती हैं। ठीक है। मीट हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। ये कुछ मेन सोर्स है राइबोफ्लेविन के जहाँ से हमें राइबोफ्लेविन मिलता है। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो बीफ लीवर हो गया, चिकन लीवर हो गया। ठीक है। चिकन हो गया, एग्स हो गए, इन सारे चीज़ों में क्या है? राइबोफ्लेविन हमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम प्लांट प्रोडक्ट की बात करें, प्लांट सोर्स की बात करें तो मशरूम हो गया। ठीक है। नट्स हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए और ब्रोकली हो गया। ओके। स्पिनच हो गया यानी पालक जिसको बोलते हैं, डैंडलियन ग्रीन हो गया। और ये कुछ मेन सोर्सेज हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट है जहां से हमें राइबोफ्लेविन मिलता है। इसके अलावा सीरियल्स यानी अनाज को हम सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है। सभी जो होल ग्रेन ब्रेड होती है, जो भी होल ग्रेन से बनी हुई ब्रेड होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? विटामिन B2 होता है यानी राइबोफ्लेविन होता है। एनरिच्ड ब्रेड हो गई, व्हीट ब्रेड हो गई। ठीक है। इन सब में क्या मिलता है? हमें विटामिन B2 मिलता है यानी राइबोफ्लेविन मिलता है। ह्यूज अमाउंट होता है सीरियल्स के अंदर भी, यानी अनाज के अंदर भी इसका ह्यूज अमाउंट होता है राइबोफ्लेविन का। इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि काऊ का मिल्क हो गया, गाय का दूध हो गया। ठीक है। चीज हो गया, योगर्ट हो गया। ठीक है। ये इन सारी चीजों में भी राइबोफ्लेविन हमें देखने को मिलता है। राइबोफ्लेविन के अमाउंट इसके अंदर पाया जाता है। तो अभी हमने देखा डाइटरी सोर्सेज क्या क्या हैं किसमें राइबोफ्लेविन का अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई, कैरोट लीव्स में भी होता है, ये चीज में भी होता है, बीन्स में भी होता है, और एग्स में भी होता है, और लीवर में भी होता है, और पपाया में भी होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, कीवी हो गया, आलमंड हो गया, और फ्लाउंडर यानी जो
फिश है उसके लीवर में भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो विटामिन B2 के सोर्सेज हमने देख लिए कि कहाँ से जो विटामिन B2 है वो हमें मिलता है, कहाँ से हम उसको फूड के साथ में ले सकते हैं, और ये हमें रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विटामिन B2 जो है वो हमें कितनी ज़रूरत होती है भाई, कितने अमाउंट में हमें ये चाहिए होता है, पर डे हमें कितना लेना चाहिए। ओके, सो RDA रिकमेंड करता है कि भाई विटामिन B2 जो है, अगर हम मैन की बात करें जो कि अडल्ट मैन है, ठीक है, 19 से अबाउ एज हो जिसका, तो उसको कितना मिलीग्राम जो विटामिन चाहिए, 1.3 जो मिलीग्राम है, 1.3 मिलीग्राम विटामिन चाहिए। कौन सा? विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन पर डे। ओके, अगर वुमेन्स की बात करें तो ये हो सकता है भाई 1.1 मिलीग्राम से भी काम चल जाएगा वुमेन्स के लिए, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उसके लिए 1.3 मिलीग्राम होना चाहिए विटामिन B2 पर डे, ठीक है। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तब उसको और भी ज़्यादा इसके अमाउंट की ज़रूरत होती है, 1.6 मिलीग्राम की इसको ज़रूरत होती है जब कोई भी वुमन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क के थ्रू विटामिन जो है वो बेबी के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब 2 लोगों का एक तरह से अमाउंट यहाँ पे हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको 1.3 मिलीग्राम चाहिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वुमेन उसको 1.6 मिलीग्राम विटामिन B2 चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड डाइटरी है कि पर डे हमें कितना विटामिन B2 चाहिए होता है, यानी राइबोफ्लेविन की कितनी अमाउंट हमें लेनी चाहिए पर डे। नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिशिएंसी के बारे में। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा भाई? ए डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। राइबोफ्लेविन की जो डेफिशिएंसी है वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये प्राइमरी और सेकेंडरी हम किसको बोल रहे हैं, कौन सी डेफिशिएंसी है जिसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं, कौन सी डेफिशिएंसी है जिसको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं। सो अगर हम प्राइमरी डेफिशिएंसी की बात करें तो क्या होगा, जब हमारा जो खाना है, रेगुलर डाइट है, उसके अंदर क्या हो, पुअर विटामिन सोर्सेज हो, ऐसा खाना जब हम खा रहे हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। भाई हम ऐसा खाना खा रहे हैं डेली, मतलब सेम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, विटामिन B2 है ही नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी डेफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिशिएंसी बोलेंगे। सेकंड है सेकेंडरी डेफिशिएंसी, हम किसको बोलेंगे भाई, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट यूज इट और एन इंक्रीज रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B2। अब हमने ऐसा फूड तो खा लिया भाई जिसमें विटामिन B2 तो है, यानी राइबोफ्लेविन प्रेजेंट है, और वैसा फूड हम रोज खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसको यूज नहीं कर पा रही, ठीक है। तब अगर डेफिशिएंसी हो जाए उसको हम सेकेंडरी डेफिशिएंसी बोलेंगे। या फिर जो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, इनटेक तो कर लिया फूड को, और उस फूड में विटामिन B2 भी है, लेकिन हमारी बॉडी जो है विटामिन B2 को एक्सक्रीट ज़्यादा करने लग जाए, एक्सक्रेशन की जो रेट है वो इंक्रीज अगर हो जाए, तो हमारी बॉडी में वो विटामिन रह ही नहीं पाएगा ना, स्टोर नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत जो अमाउंट उसको रिजर्व चाहिए होता है वो नहीं रह पाएगा, और वो जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की जो डेफिशिएंसी है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी डेफिशिएंसी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। द डेफिशिएंसी कोजेज डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ डिजीज। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारे डिजीज भी हो सकती है, कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। इसके अलावा जो मेन डिजीज होती है गाइस, ठीक है, उन सारी चीज़ों को तो ये अफेक्ट करेगा ही, लेकिन जो मेन डिजीज होती है जो कि राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से होती है वो हम देखेंगे अभी। एक तो होती है ग्लोसिटाइस, ठीक है। ग्लोसिटाइस क्या होता है अभी हम देखेंगे।
हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे बाद में। एक होता है चिलोसिस, थर्ड होता है एंगुलाई स्टोमेटाइसिस, डर्मेटाइटिस, इसके अलावा कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन। अब यहां देखो कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन में क्या होगा, हमारे जो आंख है और कॉर्निया है उसमें जो वेसल्स पाई जाती हैं और वो वेसल्स हमें जितने अमाउंट में ज़रूरी होती है ना उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेसल्स वहाँ पे बनने लग जाती हैं जो कि हार्मफुल हो सकती है आई के लिए। डर्मेटाइटिस में क्या होगा, डर्मेटाइटिस में क्या होगा, आप यहाँ इसके फेस पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मार्क्स दिख रहा है आपको, ऐसे थोड़े रेड रेड मार्क्स हर जगह फेस पे बन जाते हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ मार्क्स बनने लग जाते हैं डर्मेटाइटिस में। अगर ग्लोसिटिस में अगर बात करें तो क्या होगा, टंग जो है उसके ऊपर मेजेंटा कलर के कुछ लाइक स्पोर्ट्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर दाने दाने हो जाते हैं जो कि मेजेंटा कलर के हमें दिखते हैं। चिलोसिस में क्या होता है, जो लिप्स है उसके बाहर की साइड में आप यहाँ देख रहे हैं, बाहर की साइड में ये यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये इस तरह से ऐसे फटे फटे हो जाते हैं चिलोसिस के अंदर। या फिर एनीमिया इरिथ्रोइड हाइपोप्लासिया, ये एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि आरबीसी के प्रोडक्शन में भी राइबोफ्लेविन हेल्प करता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या होता है, एनीमिया होता है। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से एनीमिया भी हो सकता है। तो ये कुछ मेन डिजीज हैं जो राइबोफ्लेविन की कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से होती है। अब यहाँ देखो ये ग्लॉसिटिस जो है ये क्या है, हमारी टंग जो है उसके ऊपर मेजेंटा कलर की, ठीक है, मार्क्स बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं इस तरह से। चिलोसिस में अगर आप देखोगे, चिलोसिस में इस तरह से लिप्स के बाहर की साइड में इस तरह से ऐसे फटे फटे हो जाते हैं। या फिर आंख में भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ईचिंग होने लग जाएगी, आंखों में जलन होने लग जाएगी क्योंकि कॉर्निया वैस्कुलराइजेशन हो जाएगा, वेसल्स का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती है, फैटिक हेडेक होगा और सोर थ्रोट होगा, यानी गले में प्रॉब्लम हो जाएगा, ग्रोथ प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि हमें पता है भाई विटामिन B2 है, ग्रोथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड वीजर कैटरैक्ट भी हो सकता है, यानी ब्लड वीजर भी होगा, और कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद वगैरह जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। एनीमिया हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी स्किन लेसन, रफ स्किन हो जाएगी, यानी स्किन के ऊपर है ना थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, रैसेस जैसे दिखते हैं ना इस टाइप से हमें दिखने लग जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के। देन फाइनली लास्ट पॉइंट है राइबोफ्लेविन का, और वो क्या है, इसके यूजेस। क्या यूज होता है भाई राइबोफ्लेविन का? वी यूज राइबोफ्लेविन सप्लीमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल थिनिंग। कॉर्निया को थिन करने के लिए हम इसका राइबोफ्लेविन का यूज करते हैं। माइग्रेन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। माइग्रेन एक तरह का हेडेक होता है भाई, ठीक है, सबको पता होगा आई होप। इसके अलावा फूड को कलर करने के लिए भी हम राइबोफ्लेविन का यूज करते हैं। अगर हम हाई डोज देते हैं राइबोफ्लेविन की, यानी 400 mg का डोज अगर हम दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। इट इज़ ए येलो ऑरेंज क्रिस्टेलाइन पाउडर। ये हमारा जो राइबोफ्लेविन है वो येलो ऑरेंज क्रिस्टेलाइन पाउडर होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर फूड कलरिंग, यानी हमारे फूड को कलर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस पाउडर का, राइबोफ्लेविन के पाउडर का। Riboflavin is very useful for absorbing and activating iron, folic acid, विटामिन B1, B3 और B6। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो बाकी के बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, B1 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया,
इनको बॉडी प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर सके और इनको एक्टिवेट करने के लिए भी राइबोफ्लाविन का यूज किया जाता है। राइबोफ्लाविन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है इनके एक्टिवेशन में। सो कुछ बेनिफिट्स विटामिन B2 के यानी राइबोफ्लाविन का आप यहाँ देख सकते हैं। एनर्जी को बूस्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, थायराइड एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, डिजीज से हमें बचाएगा, स्किन केयर में हेल्पफुल रहेगा और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखेगा। नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटेक्ट विजन यानी हमारी आई साइट वगैरह या फिर हमारे विजन को प्रोटेक्ट करता है। मिनरल अब्जॉर्प्शन को बूस्ट करेगा, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये कुछ बेनिफिट है विटामिन B2 के यानी राइबोफ्लाविन के। सो गाइस पूरा आधा घंटा लग गया यानी 30 मिनट लग गए हमें पूरे राइबोफ्लाविन यानी विटामिन B2 को पढ़ने में। फिर जितना भी हमने 30 मिनट में पढ़ा है उसको सिर्फ एक पेज में हम समराइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो भी अभी पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई राइबोफ्लाविन जो है वो क्या है। विटामिन B2 को ही बोलते हैं राइबोफ्लाविन और वाटर सॉल्युबल होता है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आइसोएलॉक्सेजीन रिंग होती है जो कि इस रिंग का जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ा हुआ होता है राइबिटोल। दोनों जुड़ के क्या बना लेते हैं, राइबोफ्लाविन बना लेते हैं। देन हमने देखा राइबोफ्लाविन के 2 कोएंजाइम होते हैं, ठीक है, एक होता है FMN और दूसरा होता है FAD। अब ये जो FMN है और FAD है ये 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो है वो इनके अंदर होती है और ये क्या बना लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करके FMN जो है वो FMNH2 बना लेगा, FAD जो है वो FADH2 बना लेगा। देन हमने इसके बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देखा। अगर मेन बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल रेस्पिरेशन में ये हेल्प करेगा, RBC प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यानी इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करेगा। और विटामिन B3 हो गया, विटामिन B6 हो गया, इनके एक्टिवेशन में भी ये हमारा जो राइबोफ्लाविन की कोएंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन थे राइबोफ्लाविन के। देन हमने देखा भाई इसके डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें राइबोफ्लाविन मिलता है। हमने देखा वेजिटेबल से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, लीवर से भी मिलता है और कुछ डेयरी प्रोडक्ट से भी ये हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जिसमें मेन डिजीज कौन सी होती है, ग्लोसाइटिस हो गया, जिसके अंदर क्या होगा, हमारी जो टंग है उसके ऊपर मेजेंटा कलर के कुछ मार्क्स, कुछ स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। और चिलोसिस हो गया, चिलोसिस में क्या होगा कि जो लिप्स है उसके साइड से लिप्स जो है वो फट जाएंगे। डर्मेटाइटिस में क्या होगा, जो डर्मेटाइटिस है उसमें हमारी फेस के ऊपर कहीं भी क्या हो सकते हैं, कुछ मार्क्स, रेड रेड मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, जो पिक्चर से हमने देखा था। कॉर्निया वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा यानी हमारी आँख के अंदर वेसल्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा वो बन जाएंगी, ठीक है। देन हमने इसके यूजेस देखे भाई कि ये फूड को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉर्निया को थिन करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो माइग्रेन है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसका पूरा समरी इस एक पेज में आपको मिल रहा है। जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आपको ये समरी वाला पेज है वो हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइज आई होप सबको टॉपिक प्रॉपर समझ में आ गया होगा और नोट्स को अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस PPT के थ्रू प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको मिल जा रहे हैं। और ये जो PDF है इसका, इस PPT का
जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा हो, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और विटामिन के बारे में बात करेंगे।